1789 के इन्फलाब के बाद फ्रांस इन्फलाब की सरजमीन बन गया। मई 1815 नेपोलियन की शिकस्त के बाद यूरोपीय ताकतों ने कांग्रेस ऑफ वियना के जरिए कदीम निज़ाम को वापस लाना चाहा, लेकिन अब यूरोप के हालात बदल चुके थे। परस्ती की लहर यूरोप के हर मुल्क में आ चुकी थी। जर्मनी और इटली अपने मुल्कों को मुत्तहिद करना चाहते थे। सनती इन्फलाब ने वर्किंग क्लास को मजीद ताकतवर बना दिया था। एकदम मुसावात के खात्मे के लिए अवाम में सोशलिज्म मकबूल हो रहा था और अब लोगों का मुतालिबा था कि दस्तूर के जरिए उनको हक़ दिए जाएं और हुक्मरानों को भी दस्तूर के तहत लाया जाए। लिहाजा मतवस्त और निचला तबका सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो चुका था। अगरचा फ्रांस में पुराने शाही खानदान को वापस लाया गया, मगर उनकी हुकूमत जल्द ही नाकाम हो गई। मई 1830 अवाम के मुजाहिरों ने लुइस फिलिप को नया बादशाह बनाया। ये जुलाई मुनार्की कहलाता है, लेकिन वो जल्द ही उसकी हुकूमत से भी आजिज़ आ गए थे। मई 1848 इन्फलाब की लहर पूरे यूरोप में फैल गई। फ्रांस से नकुल कर इन्फलाब जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में शहर शहर हंगामे शुरू हो गए। इंग्लिस्तान और रूस उन इन्फलाबों से बचे रहे, लेकिन फ्रांस के इन्फलाब ने सियासी और समाजी तब्दीलियां की, जबकि दूसरे यूरोपीय मुल्कों में ये इन्फलाब कामयाब नहीं हो सका। पेरिस में इन्फलाब की इब्तिदा 22 फरवरी 1848 में हुई। उस मौके पर रिपब्लिकन पार्टी ने बड़ा जुलूस निकाला। जुलूस को रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स का तायन किया गया, जिसकी वजह से मुजाहिरीन और नेशनल गार्ड्स में तसादम हुआ, लेकिन लोगों के मुजाहिरे खत्म नहीं हो सके और फरवरी 23 की रात को एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिस पर नेशनल गार्ड्स ने फायरिंग की और उसमें कई लोग मारे गए थे। उस वाक़े ने पेरिस के अवाम में हुकूमत के खिलाफ सख्त गम व गुस्से के जज्बात को उभारा। उसके बाद बादशाह ने ये अहकामात दिए कि मुजाहिरीन पर फायर न की जाए और उन से मज़ाकिरात करके मसाइल का हल तलाश किया जाए, लेकिन मज़ाकिरात नाकाम रहे और फरवरी 24 को जब हजूम ने शाही महल पर हमला किया तो नेशनल गार्ड्स लोगों के साथ मिल गए। महल की हिफाजत करने वाले फौजियों ने भी कोई फायरिंग नहीं की और मजमे को आज़ाद छोड़ दिया। महल के अंदर बादशाह अपने खानदान और महासबों के साथ मशूरे कर रहा था, लेकिन जब हालात ज्यादा बिगड़े तो एक सहाफ़ी ने आगे बढ़कर लुई फिलिप से कहा कि योर माजेस्टी, बेहतर यह है कि आप तख्त से दस्तबरदार हो जाएं। उसके सामने भी और कोई हिल न था, इसलिए उसने कपड़े तब्दील किए और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। बादशाह लुई फिलिप ने इंग्लिस्तान में पनाह ली, जहां 1850 में उसकी विफात हो गई। बादशाह के फरार होने के बाद मजमे ने शाही महल पर हमला कर दिया। कुछ अफराद शाही तख्त पर जा बैठे और महल के फर्नीचर और दूसरी अशिया को तोड़ फोड़ दिया। ये मजमे की ताकत का मुजाहिरा था, जिस ने न सिर्फ बादशाह को खत्म किया बल्कि नेशनल गार्ड्स को अपने साथ मिलाया और हुकूमत के अहदेदारों को बेबस कर दिया। ये एक बड़ी तब्दीली थी जो 1848 के इन्फलाब से फ्रांस में जाहिर हुई। उसने अवाम में ये एतमाद पैदा किया कि अगर वो मुत्तहिद होकर हुकूमत का मुकाबला करें तो वो फतह याब हो सकते हैं। माइकल रापो ने अपनी किताब 1848 ईयर ऑफ रेवोल्यूशन में फ्रांस के अलावा दूसरे यूरोपीय मुल्कों में होने वाले इन्फलाबात की तफसील दी है। ये इन्फलाब ऑस्ट्रिया में अपने इब्तिदाई दौर में कामयाब रहा। मार्टिनेज, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और क़दामत परस्त का सख्त हामी थे, वो फरार होकर इंग्लिस्तान चले गए। प्रूशिया के बादशाह ने भी बर्लिन छोड़ दिया था, लेकिन आखिर में इन्फलाबी रहनुमाइयों में तनाज़ात पैदा हुए, जिसकी वजह से पुराना निज़ाम फिर वापस आ गया। अगरचे ये इन्फलाब नाकाम तो हुआ, मगर उसने अवाम के इन्फलाबी जज्बात को ख़त्म नहीं किया। पेरिस में इन्फलाब के असरात फौरन ज़ाहिर हुए। हाउस ऑफ डीवाई कोर्टेस ने अबूरी हुकूमत का ऐलान किया और फ्रांस में फर्स्ट रिपब्लिक का क़याम अमल में आया।
इनकलाब ने वर्किंग क्लास को सियासी तौर पर सरगर्म किया, जिसने अपने हक़ूक़ के लिए जिद्दोजहद शुरू की। वर्किंग क्लास ने अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए क्लब कायम किए, जिनकी तादाद पेरिस में 200 के करीब थी। उन क्लबों में वर्कर्स जमा होते थे जहां सियासी तकारीर होती थी और मुख्तलिफ नज़रियात के हामियों ने अपनी पार्टियां बना ली थी, और हर पार्टी एक दूसरे से ज्यादा अपने नोरे लगाती थी। रियासत ने वर्किंग क्लास को मुतमईन करने के लिए ये जिम्मेदारी ली कि वो उनको रोजगार फ्राहम करेगी। रोजगार न होने की सूरत में उन्हें गुजारा अलायंस दिया जाएगा। उस सिलसिले में वर्किंग क्लास के लिए नेशनल वर्कशॉप्स का क़याम अमल में लाया जाएगा, और फरवरी 25 को अबूरी हुकूमत ने लेबर कमीशन कायम करने का ऐलान किया ताकि लेबर के मसाइल को हल किया जा सके। वर्किंग क्लास का मतालिबा ये था कि उनके काम के औकात 15 घंटों से घटा कर 10 घंटे किए जाएं और उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, और किसी भी हादसे की सूरत में उनको मुआवजा दिया जाए। ट्रेड यूनियंस से पाबंदी उठाई जाए। उनके और मालिकों के दरमियान मौजूद तनाज़ात के बेहतर हल के लिए बातचीत होनी चाहिए। अप्रैल में बाल्ग़ रायदाई के तहत इंतखाबात हुए, जिसमें जागीरदार तबके के नुमाइंदे कामयाब हुए। उसकी एक वजह ये थी कि कस्बों और देहात के लोगों ने जागीरदारों को वोट दिए। दूसरे अबूरी हुकूमत के क़याम के 2 माह बाद ये इंतखाबात हुए, जिस की वजह से इनकलाबी जमातें अपने प्रोग्राम को लोगों तक न पहुंचा सकीं। इसलिए पेरिस के इनकलाबियों ने इंतखाबात के नतीजे को मानने से इनकार कर दिया और इंतखाब के दफ्तर पर हमला करके उसका रिकॉर्ड जला दिया। 4 जून मई 1848 होने वाले इंतखाबात में लुइस नेपोलियन, जो नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे थे, वो सदर के तौर पर मंतखब हो गए और फ्रांस को 2 एंटी रिपब्लिक होने का ऐलान किया गया। लुई नेपोलियन अगरचा इंतखाबात में कामयाब हो गए, मगर उन्होंने भी अपने चचा के नक्श कदम पर चलते हुए मई 1851 बादशाह होने का ऐलान कर दिया। कार्ल मार्क्स ने अपनी मुख्तसर किताब 18 ब्रूमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट में उसकी हुकूमत का तज्ज़िया किया है। उन्होंने किसानों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ये ऐलान किया कि उन्हें क़सतों पर ज़मीनें दी जाएंगी। इब्तिदा में किसान बहुत खुश हुए, लेकिन जब क़सतें देनी पड़ें तो फसल की खराबी या दूसरे हालात की वजह से जब वो क़सतें न दे सके तो उनकी ज़मीनें भी गईं, और क़सतों की मदद से सरमायादार तबके ने काफ़ी दौलत इकट्ठी की। इसलिए नेपोलियन का दौर हुकूमत भी नाकाम रहा, और जब मई 1870 इसे सडान के मकाम पर जर्मनी ने शिकस्त दी तो उसने भी फरार होकर इंग्लिस्तान में पनाह ली, और 1871 से फ्रांस की तारीख का एक नया बाब शुरू हुआ। नोट: DW उर्दू के किसी भी बलाग, तबसरे या कालम में ज़ाहिर की गई राय मुसन्निफ या मुसन्नफ़ा की ज़ाती राय होती है, जिससे मुत्तफ़िक़ होना DW के लिए क़तई ज़रूरी नहीं है।